साथियों, मैं संजय शर्मा सनशाइन इंडिया चैनल से। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज 26 जनवरी 2024 का दिन भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत मुख्य दिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आज के दिनांक को सन 1950 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तब से लेकर प्रतिवर्ष हम लोग समस्त देशवासी विभिन्न सरकार जो केंद्र में प्रदेशों में रही हैं, उनके शासनकाल में रहते हुए देश की जनता 26 जनवरी का दिन बहुत हर्ष उल्लास और खुशियों के वातावरण के रूप में मनाती आ रही है। इस वर्ष भी हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथियों, गणतंत्र दिवस का दिन हर भारतीय जनमानस के लिए बहुत मुख्य दिन माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से ही भारत देश का संचालन संविधान के अनुसार होने लगा, जिसका पालन भारत देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को करना अनिवार्य हुआ। नियमों का पालन संविधान के अनुसार जो बनाए गए थे, उसका पालन हर व्यक्ति को करना आवश्यक हुआ, चाहे वह राजनीतिक दल का व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। और उसी के अंतर्गत चलते हुए आज भारत 75वां गणतंत्र दिवस 2024 को 26 जनवरी के दिन मना रहा है, जिसकी मैं आप सभी मित्रों को, भाइयों बहनों को, अपने बुजुर्गों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी हर वर्ष की भांति अपने देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस पर्व को अभी तक की भांति आगे भी लगातार मनाते रहेंगे और देश के संविधान को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। साथियों, क्या है, ये नहीं महसूस होता है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी एक गरीब आदमी से भारतीय संविधान दूर होता चला जा रहा है, वही उस रूप में जिस रूप में गरीब को अपना हक मिलना चाहिए, उसको उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके लिए कि वो मुख्य रूप से अधिकार रखता है, उसका उपयोग, उस कानूनों का उपयोग, कानूनों का लाभ एक जन साधारण आदमी को नहीं मिल पा रहा है। ये एक देश का बहुत बड़ी विडंबना है कि कानून बनाने वालों ने तो कानून समस्त देश की जनता को ध्यान में रखते हुए बनाए थे, लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि कानून केवल बड़े लोगों के लिए उनके अधिकारों का उनको लाभ मिल जाता है, उनका प्रयोग करने का उनको संबद्ध अधिकार में रहता है, उसका लाभ भी कानूनी रूप से वह ले जाते हैं, लेकिन गरीब को, साधारण आदमी को भारतीय संविधान में मूलभूत सुविधाओं को हिसाब से जो उसका लाभ आम जनसाधारण को मिलना चाहिए था, वह जनसाधारण व्यक्ति वह आज कानून के कुछ विसंगतियों के कारण या लागू करने वाले लोगों के
नियत सही नहीं होने के कारण गरीबों का या जनसाधारण आदमी को उनका अधिकार देने वाले जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के कारण आम जनता को उन कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि हर 5 साल बाद भारत की आजादी के बाद से लेकर अब तक चुनाव होते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन केवल ऐसा प्रतीत होता है कि शासन में बैठने वाले लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, कार्यपालिका में कोई सुधार नहीं हो पाता, क्योंकि लोकतंत्र में चुनावों के माध्यम से चुनी हुई सरकारें विभिन्न विभिन्न सभाओं पर विभिन्न विभिन्न नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के रूप में शासन करती रही, प्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन कार्यपालिका में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी तो वही बने रहते हैं जब तक कि वह रिटायर नहीं हो जाते, उनकी जगह को दूसरा नहीं आया, लेकिन कार्य प्रणाली नहीं बदल पाती। 19-20% अगर कुछ बदलाव होता भी है तो वह ना के बराबर माना जा सकता है, क्योंकि जनमानस उदासीन होता चला जा रहा है। आम आदमी खुशियां उससे दूर होती चली जा रही है, क्योंकि उसको उसके से संबंधित परेशानियों का हल का समाधान कानून के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। अब विचार करने के अलग ये विषय हो जाता है कि क्या वाकई विभिन्न राजनीतिक दल जो आम जनता के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और विभिन्न विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जाते हैं, क्या वाकई उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल पाता है? 100% में से मुश्किल से 10-15% उन लोगों को, जिन लोगों के लिए वाकई योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका लाभ मिलता है। बाकी 80 से 85% लाभ हाई क्लास के लोग साम दाम दंड के प्रयोग कर उसका प्रयोग कर लेते हैं, उसका लाभ ले जाते हैं। आम जनता ठगी की ठगी महसूस होने लगती है, करने लगती है। अपने मजाक उड़ता हुआ देख जिन परिस्थितियों में उसका जीवन चल रहा होता है, वह परिस्थितियों में लगातार उसका जीवन चलता ही रहता है, क्योंकि उसको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। गरीबों के ऊपर बहुत सारी योजनाएं आजादी के बाद से लेकर आज तक बनाई गई, लेकिन कितने गरीबों को उसका लाभ मिला, ये आंकड़े सरकार के पास होने के बावजूद भी उन आंकड़ों का सुधार करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि शायद उन राजनीतिक दलों को ये लगता है कि गरीब अगर उच्च दर्जे का हो जाएगा तो हमको फिर वोट कौन देगा, क्योंकि सादा आदमी और गरीब आदमी ही हिंदुस्तान के अंदर वोट डालने जाता है, जो कि 50%, 55%, 60%, 65%, अधिक से अधिक 70% तक वोटिंग होती है हिंदुस्तान के अंदर। इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, तो इसका अंदाजा यही है गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग और थोड़ा उच्च मध्यम वर्ग के लोग ही वोट डालने जाते हैं, बाकी ये हाई लेवल के लोग नहीं वोट डालते हैं, तो उनको उस चीज से कोई मतलब भी नहीं। सरकार कोई सी भी आए, उनके काम सब होते चले जाते हैं साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके। किसका आम जनता का आदमी है। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि आखिर देश में मूलभूत सुविधाओं का लाभ गरीब और आम जनता को कैसे मिल पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत के अंदर एक ऐसा विषैला पदार्थ हो चुका है जो कि हिंदुस्तान की गरीब जनता को उसका लाभ लेने से लगातार वंचित रखता जा रहा है।
चाहे वह स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वह शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो खाद्यान्न के मामले में हो, स्कूल का मिड डे मील हो, अस्पतालों में से सस्ती दवाइयां वाला मामला हो, शिक्षा स्कूल में फीस का मामला हो, मकान गरीबों के हों, अन्य जो भी सुविधाएं गरीबों के लिए होती हैं उसका लाभ गरीब आदमी को बहुत कम मिल पाता है। आज जनमानस में केवल लोग किसी भी प्रकार से पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे उस पैसे से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, किसी व्यक्ति के जीवन समाप्त हो जाए, हमको तो केवल 2 नंबर का पैसा आना चाहिए। उसका परिणाम सामने वाले व्यक्ति पर क्या पड़ता है इसका कोई सोचने वाला नहीं है। चुनावों में जिस प्रकार से अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है, यह भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला मुख्य मुद्दा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वह पैसा जो खर्च करता है उस पैसे को निकालने के लिए ही उल्टे सीधे कामों को सरकार में आने के बाद या जीतने के बाद, विजयी होने के बाद निकालने का प्रयत्न करता है, फिर अगले चुनावों के लिए और पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि ये तो पिछला भी निकाला और अगला चुनाव फिर लड़ना है तो उसके लिए फिर पैसा चाहिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छी खुशी का समय होता है जब हम लोग हिंदुस्तान में जनता साल में 2 पर्व, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को खुशी और हर्षोल्लास के साथ, शांति व्यवस्था के साथ, बिना जातिवाद भेदभाव के मनाते हैं और हम लोग एक साथ मिलजुल कर इस पर्व का आनंद लेते हैं। बहुत खुशी होती है। झंडे के 3 रंगों को देखते ही शरीर के अंदर खून का संचार का उबाल बढ़ जाता है, संचार बढ़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी से लेकर आज तक और आजादी के दौरान भी, आजादी की लड़ाई के दौरान भी अपने प्राणों को न्यौछावर इस देश की धरती के लिए किए। उन सबों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के लोगों को सांत्वना व्यक्त करते हुए देश के युवाओं की तरफ से और अपने ओर से उनको अपने परिवार को, व्यक्ति को इन युद्धों में या देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में प्राण न्यौछावर करने के लिए उनके धैर्य को सलाम करता हूं। साथियों, अब युवाओं को आगे आकर अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। युवा भी परेशान है, शिक्षा लेने के बाद उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और रोजगार का कारण मध्यम वर्गीय बर्बाद और आम जनता से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो है उसको नौकरी पेशा से इतना ज्यादा महत्व नहीं रहता है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार और जनसाधारण गरीब वर्ग एक चपरासी की नौकरी से लेके ये श्रेणी की पद तक के लिए पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब नौकरी नहीं मिलती है तो युवा एक तो मन कुंठित होने लगता है, वह विभिन्न सरकारों को कोसने लगता है, जो कि उसका एक अधिकार भी बनता है। लेकिन इस देश की कुछ अंदर कुछ खामियां शुरू से, आजादी के बाद से लेकर अब तक राजनीतिक दलों ने बरकरार रख दी। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तो देश
इन्हीं सब चीजों के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और युवाओं के लिए जो शुद्ध सच्ची प्रकार की नीतियों का निर्धारण जो बनना चाहिए वह नहीं बन पा रहा है। तो अब युवा पीढ़ी को देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए जाति और धर्म के मुद्दों से अलग हटकर अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का समय आया है और जो उनके पक्ष में बने हुए कानून हैं उनका लाभ उनको मिल सके उसका अधिकार लेने के लिए भी उनको एक शांति के साथ, एकजुटता के साथ अपने आप को, युवाओं को एकजुट कर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने अधिकारों के साथ साथ हमारे जो कर्तव्य हैं देश के प्रति वह भी बरकरार रहने चाहिए। ये नहीं कि हम अपने अधिकारों की मांग करें और कर्तव्यों को भूल जाए। दोनों चीजों को सामंजस्य बनाते हुए देश के लिए काम करना चाहिए। कुल मिलाकर मैं अभी आप सभी माता बहनों, युवा साथियों, अपने बुजुर्गों को गणतंत्र दिवस 75वीं वर्षगांठ के रूप में जो मना रहे हैं इसकी बधाई और शुभकामना देते हुए आशा करता हूँ कि भारतीय संविधान के रक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जातिवादी, धर्मवाद, भाषावाद इन सब से ऊपर उठकर राष्ट्र को मजबूत करते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए और कर्तव्यों को ना भूलते हुए अपना जीवन यापन शांति के साथ करेंगे और देश की मजबूती के लिए भी काम करेंगे। ये विचार मैं अपने प्रकट करते हुए आप सबको पुनः एक बार 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।